नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। साथियों, पिछली क्लास में हमने आपसे एसएफबी के बारे में चर्चा की थी। एसएफबी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के बारे में चर्चा की थी। उसके फंक्शन का लास्ट पॉइंट जो था उसमें हमने आपको बताया था कि इसके लिए पीएसएल का लक्ष्य 75% निर्धारित किया गया है। पीएसएल का लक्ष्य 75% निर्धारित किया गया है, जबकि सामान्य या वाणिज्यिक बैंकों के लिए ये 40% होता है। फिर हमने आपसे कहा था कि पीएसएल होता क्या है, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आइए आज पीएसएल की चर्चा करते हैं हम लोग। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा पीएसएल। इसका पूरा नाम होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हिंदी में कहते हैं प्राथमिकता क्षेत्र उधार। प्राथमिकता क्षेत्र उधार। आइए इस पे चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों को कुछ क्षेत्रों को कुछ क्षेत्रों को वित्तीय आधारभूत संरचना के अभाव के कारण वित्तीय आधारभूत संरचना के अभाव के कारण समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि होती है अपितु समावेशी विकास भी बाधित हो जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए आरबीआई ने पीएसएल का कॉन्सेप्ट लाया, पीएसएल का विचार लाया, और इसे पीएसएल को अर्थात निर्देशित उधार भी कहते हैं। ये सरकार और आरबीआई द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना ही है। बात क्लियर हुई आपको? इसीलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है? निर्देशित उधार के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपने ऋण का कुछ प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य होता है। प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य होता है। आरबीआई के अनुसार यह नेट ऋण का 40% होना चाहिए। नेट ऋण का 40%। किसके लिए? वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40% होना चाहिए। मान लो कि किसी बैंक ने 100 रुपए नेट उधार दिए, तो उसका 40% किस में जाना चाहिए? प्राथमिकता क्षेत्र में जाना चाहिए। तो नेट ऋण का 40% होना चाहिए, जबकि एसएफबी के लिए, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए यह कितना है? 75% है। 75% है। बात क्लियर हुई आपको? और आप पूछ रहे होंगे कि प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो आप अगर अपने दिमाग पे जोर डालें तो हमने आपको आरबीआई जब पढ़ाया था, आरबीआई की संरचना और कार्य के बारे में आपको बताया था, तो उसमें हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि प्राथमिकता क्षेत्र है क्या। तो प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत निम्न क्षेत्र शामिल होते हैं। नंबर 1 कृषि क्षेत्र। दूसरा है आपका एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमईज क्षेत्र। शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन, ये दिया जाना चाहिए। आवासीय ऋण दिया जाना चाहिए, हाउसिंग लोन, आवासीय ऋण। समाज का
कमजोर वर्ग, समाज का कमजोर वर्ग, इसको भी ऋण मिलना चाहिए बैंकों के द्वारा। और सामाजिक आधारभूत संरचना, सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे बैंक हो गया आपका, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गई, ये सब सामाजिक आधारभूत संरचनाएं, सड़कें हो गई, ठीक। उसके बाद नवीनीकृत ऊर्जा या अक्षत ऊर्जा, जो भी आप कहें, रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षत ऊर्जा, और निर्यात, एक्सपोर्ट्स, फिर SHG जो है आपका, ये सब इसमें शामिल होते हैं प्राथमिकता क्षेत्र में। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सब मिलके आपका कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए, लेकिन कृषि क्षेत्र को अकेले 18% लोन बैंकों के द्वारा दिया जाता है। 18% अकेले कृषि क्षेत्र को, बाकी सारे मिलके जो है 22% में बंदर बांट करते हैं। बात क्लियर हुई आपको? अब आइए इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और हम लोग देखते हैं, जिसको कहा जाता है PSLC। तो PSL का फुल फॉर्म तो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और C से हो जाएगा आपका सर्टिफिकेट। अब ये है क्या? RBI द्वारा इसे 2016 में शुरू किया गया। RBI द्वारा इसे 2016 में शुरू किया गया। यदि कोई बैंक PSL का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता तो उसे PSLC खरीदने पड़ते हैं। क्या खरीदने पड़ते हैं मित्रों? PSLC खरीदने पड़ते हैं। एक PSLC का आकार 25 लाख रुपए होता है। यानी एक PSLC खरीदने के लिए आपको 25 लाख रुपए का होता है। एक PSLC का आकार 25 लाख रुपए का होता है। और इसका लेन देन रिजर्व बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई-कुबेर पर होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है पीटी में कि PSLC का लेन देन कहाँ पे होता है, तो रिजर्व बैंक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ई-कुबेर, उस पर होता है, ई-कुबेर पर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक 1 करोड़ के लक्ष्य से पीछे रह गया, तो फिर उसे कितने PSLC खरीदने पड़ेंगे? 4 PSLC खरीदने पड़ेंगे। और यदि किसी बैंक ने अपने लक्ष्य से अधिक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण दिया है, तो वो उस सर्टिफिकेट को जारी कर सकता है। अब अगर आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी थोड़ा बहुत भी पढ़े हो, तो उसमें एक चीज पढ़ाई जाती है कार्बन क्रेडिट। तो ये पूरा का पूरा मामला कार्बन क्रेडिट जैसा ही है। जो ज्यादा मात्रा में, मतलब जो भी कंपनियां ज्यादा मात्रा में कार्बन उत्सर्जित करती हैं, वो कार्बन क्रेडिट खरीदती हैं दूसरी कंपनियों से, और जो कम मात्रा में उत्सर्जित करती हैं वो बेच देती हैं। तो वही काम यहाँ पे भी है। जिन बैंकों ने जरूरत से ज्यादा, अपने लक्ष्य से ज्यादा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार दिया है, वो PSLC को जारी करते हैं, और जिन्होंने कम किया है उसको खरीदते हैं। बात क्लियर हुई? ये समझ लीजिए एक प्रकार का आर्थिक दंड है, ऐसा प्रावधान RBI ने किया है, ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा इन सभी क्षेत्रों में लोन प्रदान कर सके। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आइए उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है BC। इसका फुल फॉर्म उल्टा सीधा नहीं समझना है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, मॉडल ऑफ बैंकिंग।
ये क्या चीज है? इसे 2006 में शुरू किया गया। इसे 2006 में शुरू किया गया। शुरू किया गया। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधियों के माध्यम से बैंकों द्वारा कम जनसंख्या वाले क्षेत्र कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जहां पर आबादी कम है वहां पे क्या उपलब्ध कराई जाती है? बैंकिंग सेवा। किसके जरिए? बैंक प्रतिनिधियों के जरिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि बैंक अपनी कोई नई ब्रांच वहां नहीं खोलता है, क्योंकि उसको अपना फायदा भी तो देखना है। आबादी कम है और गरीब एवं पिछड़ा अगर गांव है, वहां के लोग गरीब हैं, अत्यंत पिछड़ा है, आधारभूत संरचना एकदम कम है, तो बैंक को प्रॉफिट तो कुछ खास मिलेगा नहीं। तो इसीलिए वो वहां पर ब्रांच नहीं खोलता है, वो एक प्रतिनिधि की नियुक्ति कर देता है। और ये प्रतिनिधि कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, कोई राशन की दुकान का संचालक हो सकता है, कोई मेडिकल की दुकान चलाने वाला व्यक्ति हो सकता है, और इनके जरिए ही बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बीसी मॉडल ऑफ बैंकिंग समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। एक क्रांतिकारी टॉपिक लिया जाएगा इस बार। ये है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। PMZY प्रधानमंत्री जनधन योजना। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी घोषणा मित्रों 15 अगस्त 2014 को हुई। इसकी घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को। शुरुआत कब हुई इसकी? शुरुआत 28 अगस्त 2014 से ये शुरू हुआ। 28 अगस्त 2014 से ये शुरू हुआ। यह राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है। यह राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है। वित्तीय समावेशन मिशन है। जीभ रोल करके शाह बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तालब दिशा है ये, तो बोलना भी अच्छे ढंग से चाहिए, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने कहा है कि शुद्ध उच्चारण इहलोक और परलोक दोनों में आनंद प्रदान करता है। इहलोक मतलब यहाँ पृथ्वी लोक पर, और इहलोक अब है या नहीं है, अगर मान लीजिए है अर्थात स्वर्ग में, तो वहां पे आपको आनंद प्रदान करता है। ऐसा महर्षि पाणिनि जी का मानना था, कहना था। खैर, यह राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वित्तीय सेवाओं की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करता है। अब आइए इसकी विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? PMZY की विशेषताएं, मैं सिर्फ विशेषताएं लिख देता हूं। तो नंबर 1 तो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं। दूसरा है आपका रेमिटेंस, पैसे भेजना हो तो भेज सकते हैं। तीसरी चीज है DBT को आप इससे लिंक कर सकते हैं। DBT को आप PMZY से लिंक कर सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो PMZY की प्रासंगिकता अभी कोविड के दौर में उभर के सामने आई थी। जिन महिलाओं के पास ये खाते थे PMZY, उनके खातों में 500 रुपए हर महीने प्रधानमंत्री जी द्वारा भेजे गए थे। लगभग 31,000 करोड़ रुपए उसमें ट्रांसफर किए गए थे। 31,000 करोड़। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। 4 में है पेंशन एंड इंश्योरेंस। ये भी एक इसकी विशेषता है। 5वीं जो इसकी बेहतरीन विशेषता है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अर्थात जितना जमा कर रखा है उससे ज्यादा निकाल सकते हैं।
ये सुविधा 10,000 रुपए तक की है, 10,000 रुपए तक की, यानी 10,000 आप ज्यादा निकाल सकते हैं। अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तब भी निकाल सकते हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं होगा कि आज ही खाता खुलवाएं तो आज ही निकलवाने चले जाएं। बैंक मैनेजर साहब कहेंगे रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। उनको ये लगना चाहिए कि आप अपने खाते को अच्छे ढंग से मेंटेन कर रहे हैं, उसमें जमा समय पे कर रहे हैं, समय से निकासी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको लग जाएगा कि हाँ ये आदमी अपने खाते का मेंटेनेंस रख रहा है, मेंटेन बनाकर चल रहा है। खैर, ये बात हो गई। अगली इसकी जो विशेषता है, पॉइंट नंबर 6, वो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इसमें आपको 2 लाख रुपए तक मिलेंगे, 2 लाख रुपए तक। पहले 1 लाख रुपए थी, इसको बढ़ा के 2 लाख किया गया। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी पहले 5,000 थी, इसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जन धन दर्शक मोबाइल ऐप ये भी लॉन्च किया गया है। इससे आप क्या काम कर सकते हैं? इसके जरिए आप अपने नजदीक में बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्ट ऑफिस ये सब पता कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये योजना शुरू की गई थी कब साथियों? ये शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को। तो अभी जब 28 अगस्त आ जाएगा तो फिर ये कितने वर्ष हो जाएंगे इसको लॉन्च हुए, इसको चलते हुए? ये हो जाएगा आपका 8 वर्ष। तो 8 वर्ष जब हो जाएगा तब मैं प्रयास करूंगा कि इसके हिट्स एंड मिसेस पर चर्चा करें। अभी हमारे पास बहुत ज्यादा आंकड़े उपलब्ध नहीं है, 7 साल से अधिक का समय हो गया। फिलहाल एक आंकड़ा यहाँ पे उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये है, ये आंकड़ा हमारे पास है 29/6/2022 तक, ठीक है, 29/6/2022 तक। तो इसमें देख लीजिए आप कुछ बातें जो हैं, बाकी तो चर्चा बाद में की जाएगी। 28 अगस्त 2022 को 8 साल पूरे हो जाएंगे। तो अभी के लिए ये 29/6/2022 तक का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है। इसमें देखिए प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इसमें देखिए बैंक नेम टाइप ये दिया गया है और सारे आंकड़े यहाँ पे करोड़ में दिए गए हैं, करोड़ों में है ये। बैंक नेम जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, इसमें नंबर ऑफ बेनिफिशरीज एट रूरल पब्लिक सेमी अर्बन सेंटर बैंक ब्रांचेज, ये चीज है। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक 22.63 करोड़। और उसके बाद नंबर ऑफ बेनिफिशरी एट अर्बन मेट्रो सेंटर बैंक ब्रांचेज, ये 13.52 करोड़ है। और नंबर ऑफ रूरल अर्बन फीमेल बेनिफिशरी, जो महिलाएं लाभार्थी हैं, वो 19.94 किस एरिया में? रूरल अर्बन एरिया में। और नंबर ऑफ टोटल बेनिफिशरीज ये है आपका 36.15, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जरिए लाभान्वित हुए हैं। और यहाँ पे डिपॉजिट कितना अकाउंट जमा हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक में? तो यहाँ पे आप काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,30,809.92 करोड़ रुपए। और कितने रुपए डेबिट कार्ड इशू किए गए हैं कितने बेनिफिशरीज को? उनकी संख्या है 27.33। ऐसे ही आरआरबी जो बैंक है आपका, उसमें 7.30 करोड़ है। और यहाँ पे जो है आपका है 1.14 करोड़। और उसके बाद यहाँ पे इसके माध्यम से 4.88 करोड़। तो टोटल आप यहाँ पे देखें तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपका आ रहा है नंबर ऑफ टोटल बेनिफिशरी 45.89 करोड़। और उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट जो जमा हुआ है अब तक वो कितना हुआ है? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,69,879.24 करोड़। और उसके बाद यहाँ पे 31.83 करोड़ जो है वो है आपका रुपे डेबिट कार्ड। बात क्लियर हुई? एक फायदा उसमें ये भी था कि आप जो मैंने विशेषताएं बताई उसमें ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बाद आपको एक रुपे कार्ड भी मिलता है। वही यहाँ पे इशू कितना किया गया है वो सब दिखाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे NBFC के बारे में। तो चलिए वहां पे आपसे अन्य टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।